Hello friends, this is Dr. Nazar this side. So let's now discuss about autonomic nervous system pharmacology. तो बेसिकली एएनएस जो फार्माकोलॉजी है वो हम अंडर टू टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. एक तो ड्रग्स जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए बने गए हैं, चाहे वो एगोनिस्ट हो या फिर एंटागोनिस्ट हो, और दूसरा ग्रुप ऑफ ड्रग्स जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर एक्ट करेगा, जो उनको स्टिमुलेट करेगा या तो इनहिबिट करेगा. ठीक. तो बेसिकली ड्रग्स एक्टिंग ऑन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये हमारा पहला अप्रोच होगा, पहला टॉपिक होगा. तो दो तरह से डिवाइड किया गया है इस क्लास को. तो एक क्लास तो ये है कि जो इसको स्टिमुलेट करेगी, ठीक, और दूसरी क्लास है जो इसको इनहिबिट करेगी. मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक स्टिमुलेट कर सकती है, एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स होंगे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकती है, और दूसरा ग्रुप ऑफ ड्रग्स वो है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर सकती है या इनहिबिट कर सकती है. तो ऐसे ड्रग्स को हम लोग बेसिकली सिंपैथो माइमेटिक ड्रग्स बोलते हैं. ठीक. या तो फिर हम लोग इनको एड्रेनर्जिक ड्रग्स भी बोलते हैं. ठीक. या फिर हम लोग इनको एड्रेनर्जिक एगनिस्ट भी बोलते हैं. उसी तरह से इसका जस्ट उल्टा होगा, जो कि दूसरी क्लास है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करेगी या इनहिबिट करेगी. इस क्लास में आएगा सिंपैथोलिटिक ड्रग्स. इसी का दूसरा नाम है एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स, और इसी का तीसरा जो नाम है वो है एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट. ठीक. तो बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो ड्रग्स एक्ट ऑन कर सकते हैं उनकी दो क्लासेस हैं. एक तो क्लास जो स्टिमुलेट कर सकती है और दूसरी क्लास जो इनहिबिट कर सकती है. तो जो स्टिमुलेट कर सकती है उनको सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स बोलते हैं. ठीक. और जो ड्रग्स इनहिबिट कर सकते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम को, उनको सिंपैथोलिटिक ड्रग्स बोलते हैं. ठीक. तो अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ड्रग्स के बारे में. तो बेसिकली पहले हमें ये देखना होगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो न्यूरोट्रांसमिशन में न्यूरोट्रांसमीटर्स काम आते हैं, वो बनते कैसे हैं, स्टोर कैसे होते हैं और रिलीज कैसे होते हैं. पहले उनको हमें सेलुलर लेवल पर बायोकेमिकल पाथवेज समझने होंगे, तभी हम लोग अपने ड्रग्स डिज़ाइन कर सकते हैं अलग अलग जगह पर अटैक करने के लिए. तो अब हम लोग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे. तो बेसिकली मैंने वो डायग्राम फिर से यहाँ पे बना दिया है. वही लिम्बिक सिस्टम है हमारा, डिफरेंट इनपुट्स हैं. फिर उसके बाद जो हमारा वेंट्रोमीडियल और पोस्टोलैटरल पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस था, किस तरह से पोस्टोलैटरल पार्ट स्टिमुलेट होगा, और फिर पॉलीन्यूरोनल डिसेंडिंग पाथवे से इम्पल्स नीचे आएगा, और फिर थोरैसिक और लंबार जो नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स बाहर आ रही हैं, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए काम आएंगी. ठीक. तो यहाँ पे हमारा एक गैंग्लियन है, यहाँ पे गैंग्लियोनिक ट्रांसमिशन होगा, और फिर उसके बाद पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर आएगा. तो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर को मैंने यहाँ पे मैग्नीफाई करके बनाया है, और ये है न्यूरोनल टर्मिनल या फिर एक्सॉन टर्मिनल. ठीक. नर्व टर्मिनल है ये. ठीक. जहाँ से हमारा न्यूरोट्रांसमीटर इफेक्टर साइट पर रिलीज होगा. तो अब हमें बेसिकली यहाँ पे ये समझना है कि न्यूरॉन के अंदर क्या चल रहा है और कैसे न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे काम आएगा. तो हमें ये मालूम है कि हम लोग GIT के थ्रू अपनी डाइट में प्रोटीन लेते हैं. ठीक. और इसी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के बाद हम लोग एमिनो एसिड्स बनाते हैं. तो हमारे गट से टायरोसिन, एक एमिनो एसिड है, अब्जॉर्ब होगा. ठीक. और ये टायरोसिन हमारी जनरल सर्कुलेशन में, ठीक, ये हमारा सर्कुलेशन सिस्टम है, और इसी जनरल सर्कुलेशन में ये टायरोसिन आ जाएगा, और फिर इस जनरल सर्कुलेशन से ये टायरोसिन बाहर आके नर्व टर्मिनल के पास चला जाएगा. ठीक है. तो हमारा टायरोसिन ये बाहर आ गया. ठीक है. अब इस टायरोसिन को नर्व एंडिंग किस तरह से अंदर लेता है. ठीक. तो उसके लिए एक यहाँ ट्रांसपोर्टर होता है, अपटेक ट्रांसपोर्टर. तो उससे ये टायरोसिन को अंदर अपटेक कर लेता है, टायरोसिन को. ठीक. और टायरोसिन हमारा न्यूरोनल एंड में आ जाता है. ठीक.
सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये चीज़ है समझने वाली कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं बेसिकली, वो अगर मैं यहाँ पे आपको एक न्यूरॉन बनाऊँ, ये सेल बॉडी है और फिर ये आगे नर्व टर्मिनल है, ठीक। तो जो बेसिक रूल होता है कि बेसिक रूल ये होता है कि सेल बॉडी के अंदर जो न्यूक्लियस है उस जेनेटिक कोड से ट्रांसक्रिप्शन होगा और फिर ट्रांसलेशन होगा और उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर बनेगा, ठीक। और ये न्यूरोट्रांसमीटर फिर एक्सोप्लाज्मिक फ्लो के थ्रू वेसाइकल्स में स्टोर होकर नर्व एंडिंग में स्टोर हो जाएगा। ये नॉर्मल पाथवे है। लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंडा कुछ अलग है। यहाँ पे जो प्रोडक्शन है जो न्यूरोट्रांसमीटर की, वो नर्व एंडिंग में ही हो रही है, क्योंकि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्टर और न्यूरोनल इफेक्टर क्लेफ्ट में जो रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर, एपिनेफ्रिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, वो लाइट वेट होते हैं, ठीक। लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, ठीक। और इनको यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्या कहते हैं, सेल बॉडी में। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे न्यूरोनल एंड को मैग्नीफाई करके बनाया है, ठीक। जैसे एसिटाइलकोलिन हो गया और जो हैवी मॉलिक्यूलर वेट न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनको बनाने के लिए उनको सेल बॉडी में बनाना पड़ता है, ठीक। फिर वो जाके नर्व टर्मिनल में वेसाइकल्स में स्टोर होते हैं। लेकिन यहाँ का केस अलग है। एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन हम लोग बनाते ही नर्व एंडिंग में है, वेसाइकल्स में स्टोर भी करते हैं नर्व एंडिंग में, और रिलीज भी नर्व एंडिंग से होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। तो एक बार ये जो अपटेक ट्रांसपोर्टर है, टायरोसिन अंदर आ गया सेल के, तो अब ये टायरोसिन जो है, अगर मैं टायरोसिन की बात करूं, तो टायरोसिन का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे CH2 और एक अमीन ग्रुप, ठीक। और यहाँ पे ये हो गया OH, ठीक। और एक और OH, ठीक। ये बेंजीन रिंग। तो ये जो डिज़ाइन है, ये एक कैटेकोलामीन रिंग है, ठीक। तो बेसिकली एक कैटेकोलामीन का एक बेसिक फंडा है कि कैटेकोलामीन्स होते क्या है। कैटेकोलामीन्स बेसिकली उनको कहते हैं जिनके अंदर कैटेकोल रिंग हो। और कैटेकोल रिंग क्या होती है? एक बेंजीन रिंग जिसमें दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो, ठीक है, उनको कैटेकोल रिंग बोलते हैं। अब उसके आगे ये एल्काइल चेन और अमीन ग्रुप के साथ लगा दोगे तो इसको कैटेकोलामीन बोलेंगे। हमें ये पता है कैटेकोलामीन्स में क्या क्या आता है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक। जितने भी स्टेरॉयडल बायोसिंथेसिस के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे कैटेकोलामीन्स हैं, बस उनमें अलग अलग जगह पे अलग अलग पॉइंट्स पर हाइड्रोक्सिलेशन किया गया है तो कैटेकोलामीन बन गए। तो उसी तरह से जब हमने टायरोसिन अपटेक किया है तो टायरोसिन पर एक एंजाइम काम करता है, ठीक। टायरोसिन काम करेगा और यहाँ पे हमारा एक कार्बोक्सिल ग्रुप भी होगा, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये बेसिकली टायरोसिन का स्ट्रक्चर है, ठीक। तो टायरोसिन पर एक एंजाइम काम करेगा और इसको डोपा में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और इस एंजाइम का नाम है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेस, ठीक। तो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेस टायरोसिन पर काम करेगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाएगा, तो उसके बाद ये डोपा बन जाएगा, ठीक। तो ये हमें समझ में आ गया। तो बेसिकली टायरोसिन को डोपा में कन्वर्ट करने के लिए टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम काम करेगा। अभी जो टायरोसिन हमारे पास मॉलिक्यूल है, टायरोसिन का मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक। वो मैंने आपको कैटेकोल रिंग समझाने के लिए यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनाया था जो कि एंड प्रोडक्ट है। अभी फिलहाल के लिए टायरोसिन का स्ट्रक्चर ये होता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन पे लगा होता है और कार्बोक्सिल और अमीन ग्रुप होना चाहिए। तो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज जब टायरोसिन पे काम करेगा तो डोपा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। फिर डोपा के ऊपर एक और एंजाइम काम करेगा। तो यहाँ पे जब टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज टायरोसिन पे काम करेगा तब जाके यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा कि डोपा जो है डोपामीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। और ये डोपा डोपामीन में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक और एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, उसका नाम होता है डोपा डी कार्बोक्सिलेस, ठीक। तो डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम जब काम करता है डोपा पर, अब ये जो मॉलिक्यूल बन गया है इसको बोलते हैं डोपा, ठीक। तो एक बार डोपा डी कार्बोक्सिलेज काम करेगा इस मॉलिक्यूल पर, ये जो मॉलिक्यूल बना है ये अब डोपा का मॉलिक्यूल है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग चुका है। इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, इसमें COO छिपा हुआ है, यही COO यहाँ से हम निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, तभी ये एंजाइम का नाम है डोपा डी कार्बोक्सिलेज, ठीक। ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा और यहाँ से ये कार्बोक्सिल ग्रुप गायब हो जाएगा
ये बैलेंस हो गया, तो डोपामीन बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार ये डोपामीन बन जाएगा, फिर ये डोपामीन क्या करना है हमें, इस डोपामीन को हमें वेसाइकल में स्टोर करना है। वेसाइकल क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड पैकिंग वेसिकल्स होते हैं। ठीक, इसके अंदर हम लोग स्टोर करेंगे डोपामीन को। ठीक, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होना चाहिए जो डोपामीन को अंदर लेगा। ठीक, तो डोपामीन अंदर आ जाएगा वेसाइकल के। एक बार डोपामीन अंदर आ गया ना, तो इस डोपामीन के इस वेसाइकल के अंदर एक एंजाइम बैठा होता है। ठीक, और उसका नाम होता है डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेस। ठीक है, तो डोपामीन पर बीटा हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है और फिर जाके ये नॉरएपिनेफ्रिन बना देता है। तो यहाँ पर एक और हाइड्रोक्सिलेशन होगा और यहाँ पे ये एक OH ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल बन गया है ना हमारे पास, जब डोपामीन पर हमने एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया, इसको नॉरएपिनेफ्रिन बोलेंगे। तो हमारे पास ये नॉरएपिनेफ्रिन बन के आएगा। ठीक है, अब नॉरएपिनेफ्रिन क्या है कि नॉरएपिनेफ्रिन को हम लोग वेसाइकल्स के अंदर प्रोटीन होता है एक, वो पकड़ के रखता है। तो कई सारे नॉरएपिनेफ्रिन के मॉलिक्यूल्स को प्रोटीन बाउंड कर देगा ये। ठीक है, तो इस तरह से वेसाइकल के अंदर क्या हो रहा है, हमारा नॉरएपिनेफ्रिन बन रहा है धीरे धीरे। ठीक, अब इसके बाद मान लो यहाँ पे हमारे सेल्स हैं, टिश्यू है हमारा। ठीक, अब जो हमारा नॉरएपिनेफ्रिन बन गया है वेसाइकल के अंदर स्टोर्ड है। ठीक, तो अब इस नॉरएपिनेफ्रिन को हमें रिलीज करना है यहाँ पर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये हमारा टारगेट ऑर्गन के सेल्स हैं और ये हमारा न्यूरोनल एंड है। ठीक, तो क्या है कि अगर मान लो ये इम्पल्स ट्रैवल होके आ रही है, इस न्यूरॉन में ट्रैवल हो रहा है इम्पल्स, तो जब इम्पल्स ट्रैवल होगा तो हमें मालूम है कि जब इम्पल्स आता है तो डीपोलराइजेशन के लिए अंदर सोडियम आएगा। तो फिर सोडियम जैसे ही एक्यूमुलेट होने लगेगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने लगेगा सेल, और फिर अल्टीमेटली वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स खुलेंगे और कैल्शियम अंदर भर के आएगा और सेल डीपोलराइज हो जाएगा। ठीक, तो जब कैल्शियम अंदर आ जाएगा सेल के, तो यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन पर अवेलेबल होते हैं। ठीक, और यहाँ पे हमारे वेसाइकल के ऊपर भी एक प्रोटीन होता है। तो ठीक है, जो वेसाइकल के ऊपर प्रोटीन अवेलेबल है उसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टोब्रेविन। ठीक, और जो मॉलिक्यूल या जो प्रोटीन हमारे सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, इनर साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन पर, उसको हम लोग बोलते हैं सिंटैक्सिन। ठीक, तो जैसे ही कैल्शियम अंदर आ जाता है सेल के, तो बेसिकली क्या होता है कि जो सिंटैक्सिन होता है ना, उसका बाइंडिंग साइट क्लोज होता है। तो जब कैल्शियम आ जाता है अंदर, तो क्या करता है, ये जो बाइंडिंग साइट बंद है इसको ओपन कर देता है जब कैल्शियम इससे बाइंड हो जाता है। तो जब इससे बाइंड हो जाएगा तो इसका बाइंडिंग साइट खुल जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे करके खुल जाएगा और ये यहाँ पे लग जाएगा, और वेसाइकल, ये जो वेसाइकल नॉरएपिनेफ्रिन को स्टोर कर रही है, ये फ्यूज हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन के साथ। तो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। ठीक, और ये जब फ्यूज हो जाएगी तो ये इस तरह से कुछ दिखेगी। ठीक है, तो जैसे ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगा वेसाइकल, तो जो इसका नॉरएपिनेफ्रिन है, ये सारा नॉरएपिनेफ्रिन बाहर आ जाएगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। ठीक है, अब बात यह है समझने वाली कि ये जो वेसाइकल के अंदर ये जो डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम है, ये अलग अलग न्यूरॉन के पास अलग अलग एंजाइम होता है। अब मान लो ये हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन है। ठीक, तो इनके वेसाइकल्स के अंदर इस एंजाइम का होना जरूरी है, तभी ये डोपामीन नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होगा। अगर मान लो ये डोपामिनर्जिक सिस्टम होता, ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन होता, तो ये डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम इस वेसाइकल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, तो डोपामीन ही स्टोर हो जाता इसके अंदर। ठीक है,
दूसरी चीज़, हमारा जो डोपामीन प्रोडक्ट बना है ये बहुत डेंजर में है। क्यों? क्योंकि न्यूरोनल एंड में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है मान लो, ठीक। इस माइटोकॉन्ड्रिया पर एक एंजाइम बैठा होता है, ठीक है। इस एंजाइम का नाम है माओ, मोनोअमीन ऑक्सीडेज। अब ये डेंजर क्यों है मोनोअमीन ऑक्सीडेज? क्योंकि ये उन मॉलिक्यूल्स पर अटैक कर सकता है, ये एंजाइम उन मॉलिक्यूल्स पर अटैक कर सकता है जिनके पास एक अमीन हो, मतलब मोनो अमीन ऑक्सीडेज इसके नाम में ही छिपा है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स में एक अमीन ग्रुप होगा ये एंजाइम उन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, डिग्रेड कर सकता है। तो डोपामीन इज अंडर द डेंजर ऑफ मोनोअमीन ऑक्सीडेज, क्योंकि ये डिग्रेड कर सकता है इसको। इसलिए हमें तुरंत से तुरंत जब भी डोपामीन बनेगा वेसाइकल में स्टोर करना है। तो वेसाइकल का फंक्शन क्या है ये समझ में आ गया, ठीक। उसके बाद जो नॉरएपिनेफ्रिन बनना है या दूसरा डोपामीन बनना है या कोई और न्यूरोट्रांसमीटर बनना है तो उस हिसाब से एंजाइम वेसाइकल के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो एक बार ये इम्पल्स आ गया और कैल्शियम इन्फ्लक्स हुआ, फिर ये दो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन हुआ, ये जॉइन हो गए, तो वेसाइकल फ्यूज हो जाएगी मेम्ब्रेन के साथ और नॉरएपिनेफ्रिन बाहर आ जाएगा। इस प्रोसेस को तो एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक। तो बेसिकली एक एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस हो गया, ठीक। तो अब तक हमने ये चीज़ देख ली कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज क्या करता है, डोपामीन लाइक मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, डिग्रेड कर सकता है उन सारे मॉलिक्यूल्स में जिसमें एक अमीन ग्रुप है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, ठीक, इनके अंदर किस तरह के रिसेप्टर्स अवेलेबल हैं वो देख लेते हैं। हमें यह मालूम है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये, तो अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होंगे और बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होंगे, ठीक। तो अल्फा में दो तरह के हैं, अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर और अल्फा 2, ठीक। और बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर में बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 भी होता है लेकिन वो मॉडिफाइड बीटा 1 ही होता है। तो बेसिकली फंडा ये है अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2, ठीक। तो अब मान लो ये हमारा इफेक्टर पॉइंट है या इफेक्टर साइट है, तो यहाँ पे इनके रिसेप्टर्स होंगे, ठीक। इस तरह से रिसेप्टर्स होंगे। मान लो ये अल्फा 1 है, ये बीटा 1 है और ये बीटा 2 है, ठीक। तो जो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हुआ है, अब ये नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ पे भी जाके बाइंड कर सकता है, यहाँ पे भी जाके बाइंड कर सकता है, इस रिसेप्टर को भी स्टिमुलेट कर सकता है, ठीक है। और ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है ये ब्लड में भी जा सकता है और ब्लड से फिर अलग अलग ऑर्गन्स में भी जा सकता है, जैसे कि किडनी हो गया, ठीक। लीवर हो गया, ठीक। फिर उसके बाद हार्ट हो गया। तो इस तरह से नॉरएपिनेफ्रिन तो अलग अलग जगह पे जाके एक्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ पर अगर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में प्रेजेंट है तो यहाँ पे एक एंजाइम है जो इसको खा सकता है। यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन अवेलेबल होगा तो यहाँ पे भी उसके लिए खतरा है। तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में एक एंजाइम होता है, उसका नाम है COMT। तो बेसिकली ये जो CMT है इसका फुल फॉर्म है कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज। तो उन सारे मॉलिक्यूल्स के पास जिनके पास कैटेकोल रिंग है, ठीक, उनको ये अटैक कर सकता है। तो नॉरएपिनेफ्रिन एक कैटेकोलामीन है, ठीक। तो इसलिए ये एंजाइम इसको डिग्रेड कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास जब भी रिलीज होता है नॉरएपिनेफ्रिन तो यहाँ पे एक अपटेक मॉलिक्यूल है, रीअपटेक मॉलिक्यूल है, प्रोटीन है जो इस नॉरएपिनेफ्रिन को अंदर ले आएगा, ठीक है, रीअपटेक कर लेगा। लेकिन नॉरएपिनेफ्रिन फिर से डेंजर में है क्योंकि यहाँ पे माओ प्रेजेंट है, तो माओ इसको भी डिग्रेड कर सकता है, ठीक है। और एक बार ये वेसाइकल जो है, वेसाइकल में से जो नॉरएपिनेफ्रिन निकल गया है उस वेसाइकल को हमें रीयूज़ करना है। तो रीयूज़ करने के लिए हमारे पास स्पेशल मॉलिक्यूल्स होंगे और वो मॉलिक्यूल्स इस वेसाइकल को कवर कर लेंगे, ठीक। इस मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल को कवर करेंगे और इसको अंदर खींच लेंगे वापस से। इन ग्रीन मॉलिक्यूल्स का नाम है कैलेथ्रिन्स। कैलेथ्रिन्स क्या है? बेसिकली
एटीपी पे काम करते हैं, ये एटीपी से एनर्जाइज होते हैं और फिर इस मेम्ब्रेन को खींच लेंगे, स्नैप ऑफ करेंगे और फिर वापस से इस वेसाइकल को रीयूज़ कर लेंगे और ये फिर से वेसाइकल अवेलेबल हो जाएगा यूज़ के लिए, ठीक। तो ये होता है एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस। तो बेसिकली एक तरह से एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस हो जाएगा, ठीक। तो वैसे ही वेसाइकल फिर से अवेलेबल हो जाएगा रीयूज़ करने के लिए। और हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स इसी नॉरएपिनेफ्रिन के लिए है कि वापस से ये नॉरएपिनेफ्रिन रिस्टोर हो जाए। तो बेसिकली जब इन नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है तो बेसिकली जब उसका काम खत्म हो जाता है, रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर लेता है, तो 70 to 80% ये वापस से रीअपटेक हो जाता है, ठीक है। रीअपटेक हो जाता है, रीअपटेक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन से रीअपटेक हो जाता है 70 to 80%, क्योंकि फिर उसके बाद से वेसाइकल में इसको स्टोर कर लेता है, क्योंकि हमारे पास दोनों जगह पर ये डिग्रेडिंग एंजाइम्स अवेलेबल है। यहाँ पे कैटेकोलोअमीन कोमिथाइल ट्रांसफेरेज है और यहाँ पे मोनोअमीन ऑक्सीडेज है, ठीक। दोनों जगह पे डेंजरस एंजाइम्स हैं जो इसे डिग्रेड कर सकते हैं, ठीक। फिर ये नॉरएपिनेफ्रिन, यहाँ पर एक और हमारे पास रिसेप्टर होगा जो कि नर्व एंडिंग पर ही प्रेजेंट है। तो ये अल्फा 2 रिसेप्टर है, ठीक। तो ये नॉरएपिनेफ्रिन इस अल्फा 2 रिसेप्टर पे भी काम कर सकता है, ठीक। तो अल्फा 2 का यहाँ पे होना इसलिए है कि ये बेसिकली ऑटो इनहिबिशन का काम करता है अल्फा 2 रिसेप्टर, ठीक। तो जैसे ही नॉरएपिनेफ्रिन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाएगा तो नॉरएपिनेफ्रिन अपने टारगेट टिश्यू पे भी काम करेगा और जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में प्री सिनेप्टिक न्यूरोनल मेम्ब्रेन है, उस जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन प्रेजेंट है तो उसके मेम्ब्रेन पर ये अल्फा 2 लगा होगा, तो नॉरएपिनेफ्रिन इस अल्फा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा। अल्फा 2 अंदर इंट्रासेलुलरली जी इनहिबिटरी से कपल्ड है, ठीक है। तो एक बार जी इनहिबिटरी एक्टिवेट हो जाएगा मॉलिक्यूल, तो हमें मालूम है कि जी इनहिबिटरी क्या करता है। जी इनहिबिटरी एडिनिलाइल साइक्लेज को डीएक्टिवेट करेगा, ठीक। तो हमारा साइक्लिक एएमपी भी कम बनेगा, साइक्लिक एएमपी कम बनेगा तो ये सारे एंजाइम्स जो हैं ये भी कम काम करेंगे, क्योंकि फॉस्फोराइलेशन भी कम होगा इनका अल्टीमेटली, ठीक। तो अल्टीमेटली जो जी इनहिबिटरी है वो एंड में पोटेशियम इफ्लक्स भी कराएगा। तो पोटेशियम इफ्लक्स भी कराएगा तो सेल हाइपरपोलराइज हो जाएगी, सेल को स्टिमुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो एक तरह से ये रिसेप्टर ऑटो इनहिबिशन का काम कर रहा है कि सेल खुद को ही रोक रहा है कि अब नॉरएपिनेफ्रिन एक्स्ट्रा रिलीज नहीं करना है। एक बार रिलीज करना था, जितना करना था वो हो गया, उसी नॉरएपिनेफ्रिन ने इसके सेलुलर फंक्शन को रोक दिया अल्फा 2 पर बाइंड करके, ठीक है। कुछ अगर मैं अल्फा 2 को ही ब्लॉक कर दूं मान लो, तो ये अब ये जो न्यूरोनल सेल है ये न्यूरॉन अब देख नहीं सकता। बेसिकली हम इस न्यूरॉन की आंखें बंद कर रहे हैं कि नॉरएपिनेफ्रिन कितना है सिनेप्टिक लेफ्ट में। तो बेसिकली अल्फा 2 जस्ट लाइक सीसीटीवी कैमराज है नॉरएपिनेफ्रिन के लिए। जितना ज़्यादा नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो जाएगा वही नॉरएपिनेफ्रिन फिर जाके अल्फा 2 को बाइंड करेगा और ब्रेक लगा देगा कि अब नहीं रिलीज करना है, ठीक है। अगर मैं अल्फा 2 को ब्लॉक कर देता हूँ तो ब्रेक्स फेल हो जाएंगी और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता रहेगा, ठीक है। तो हमने बेसिकली अब यहाँ पे मोटा सारे एंजाइम्स देख लिए हैं, ठीक, जो अवेलेबल है, किस तरह से बनता है, ठीक, न्यूरोट्रांसमीटर किस तरह से वेसाइकल में स्टोर होता है और किस तरह से ये रिलीज होता है।